ऑस्टियोलॉजी, उसको रिवाइज करते हैं। लास्ट मैंने आपको स्किन का रिवाइज कराया था, और जो है आज मैं कोशिश करती हूँ कि बोन एज वेल एज कार्टिलेज, और अगर थोड़ा बहुत जॉइंट भी हो गया रिवाइज तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है मोहम्मद हसीब, जो अब आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं अब ना स्टार्ट करने लगी हूँ जी। आपको सबको पता है कि आपको जो है ना मंडे को आपका ये टेस्ट है इसका। आई होप आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, स्केलेटन, द हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। एज यू ऑल नो कि जो आपका फ्रेमवर्क है बॉडी का उसको हम स्केलेटन कहते हैं। उसमें आपके पास जो है ना वो डिवाइड किया जाता है एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन विच कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ द हेड एंड ट्रंक, ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन विच कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ द लिम्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अभी आप देख लें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आप देखें कि आपको सारा का सारा ब्लू शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें हेड है, नेक है, और थोरिक्स और एब्डोमेन है। और जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो अब आप देख ले अपर लिम और लो लिम आपको जो है ना ब्लू से शो हो रही है जी। द बोन्स आर मेड अप ऑफ ऑसियस टिश्यू। एज यू ऑल नो कि आपकी जो बोन है वो ऑसियस टिश्यू से बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, मेनली जो सेल्स हैं उसका नाम है ऑस्टियोसाइट, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स ऑफ द बोन, यानी कि आपकी बोन का जो ऑसियस टिश्यू है वो सेल्स और साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस या जिसको मैट्रिक्स कहते हैं उससे बना है। कॉम्पोजिशन ऑफ बोन, the matrix contain collagen fiber and ground substance. The ground substance of the osseous tissues is impregnated with mineral salt, mainly calcium phosphate, which impart hardness and rigidity to the tissue. ठीक है, अच्छा जी, अभी कॉम्पोजिशन आप देख लें। इसमें आपके पास मैट्रिक्स है एंड सेल्स हैं। अब मैट्रिक्स आपको शो हो रहा है, उसमें ऑर्गेनिक है एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? कोलेजन है, नॉन कोलेजनस प्रोटीन है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके पास कौन सा सॉल्ट है? कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस है। अब ये बोन की जो एक तो आ गया मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस आ गया, दूसरा आपके पास आ जाते हैं सेल्स। सेल्स में मैंने आपको बताया है एक ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आपकी जो बोन की कॉम्पोजिशन है बेटा, अभी आपके पास यहाँ साथ साथ जो है ना आपके पास टाइम है, और यहीं पर आप जो है ना स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आपको फिर एंड पे जो है ना वो फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि इसको दोबारा से आप शो कर दें, तो वो फिर ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अब ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मैंने मैक्सिमम जितना भी आपको पढ़ा दिया है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पूरा स्किन का टॉपिक कवर करवाया था, और मेरी आज और कल मैक्सिमम कोशिश होगी कि आपको पूरी की पूरी जनरल एनाटॉमी को गो थ्रू करवा दूं, ठीक है। तो अभी साथ साथ ही जो है ना आप इसकी पिक्चर्स ले लें। अब ये बोन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें मैट्रिक्स है, ठीक है, और साथ हमारे पास उसमें सेल्स। मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास कोलेजन, नॉन कोलेजनस प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट हैं। अब आपके पास जो बोन के सेल्स हैं उसमें हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ बोन। सबको पता है कि बोन्स के मेन फंक्शन क्या होते हैं। मैकेनिकल फंक्शन, द बोन मेक अप the skeleton and provide the rigid framework that support the body. They protect certain vital organs like brain, spinal cord, heart, lung, and organ of the pelvis by forming wall of the body cavity. The bones also make body movement possible by providing attachment sites for muscles and by acting as levers for joint. ठीक है, अब इसका मैकेनिकल फंक्शन में आपको पता है, एक तो फ्रेमवर्क बता रहा है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को, दूसरा वाइटल ऑर्गन्स को जो वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और तीसरा मूवमेंट में और मसल के अटैचमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं हम। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है? एक मैकेनिकल फंक्शंस थे बोन के, दूसरे हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। बोन इज द मेन स्टोर हाउस एंड सप्लायर ऑफ कैल्शियम। अब आपके पास बोन जो है वो मेन स्टोर हाउस है, ठीक है, किसका? कैल्शियम का, और दूसरे जो हमारे पास फॉस्फोरस का, और ये सप्लाई करता है कैल्शियम फॉस्फेट को और मैग्नीशियम सॉल्ट को जब भी
डिमांड होगी। इनफैक्ट 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम, 86% ऑफ द फॉस्फेट एंड 54% ऑफ द मैग्नीशियम आर फाउंड इन द बोन्स। यानी परसेंटेज बताइए कि इतने परसेंट जो है वो आपको बोन के अंदर इनकी परसेंटेज मिलेगी। द बोन्स कंटेन मैरो विच इज द साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। अब इसी बोन के अंदर आपके पास बोन मैरो होता है जहां पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। ये आप देख लें टाइप ऑफ बोन टिश्यू, टू टाइप ऑफ ऑसियस बोनी टिश्यू। आप बोनी टिश्यू कह लें या ऑसियस टिश्यू कर लें, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, आपको मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। द वन इज कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड द अदर इज स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम के अंदर भी जो है ना वो शो हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल आपको एक पतली सी जो हेड ऑफ द बोन है उसके डिस्टल साइड पे, ठीक है, आपको नजर आ रही है कॉम्पैक्ट बोन। और जो स्पॉन्जी है आप उसमें वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की आपको शो हो रही है, पोरस टाइप की। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। इज वेरी हार्ड एंड डेंस। अब कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू बहुत ही हार्ड होती है, डेंस होती है। इट अपेयर्स सॉलिड टू द नेकेड आई में आपको सॉलिड नजर आती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील that it contains cylinders of calcified bone called Haversian system or osteons. ठीक है, in the center of each osteon is present a longitudinal channel called Haversian canal. ये आप लोगों ने हिस्टो में पढ़ा है, ठीक है, और मैंने भी आपको बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप देख रहे होते हैं कि सिलेंडर ऑफ कैल्सिफाइड बोन जो है ना उसमें आपको हिवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन्स नजर आ रहे होते हैं। इन द सेंटर ऑफ एक ऑस्टियोन के सेंटर में आपको एक लॉन्गिट्यूडनल चैनल जिसको हिवर्शियन कैनाल कहते हैं वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स और नर्व्स जो हैं उसके थ्रू पास कर रही हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोन प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ needed to resist the stress which the long bones are subjected every day. ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा स्ट्रेस को। ठीक है, ऑस्टियोन। अच्छा जी, अब आप ये पिक्चर देख लें। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो डायग्राम है उसमें आपको स्पॉन्जी बोन नजर आ रही है सेंटर में, और जो कॉम्पैक्ट बोन है वो आपको साइडों पे नजर आ रही है। ठीक है, ये लेटरली नजर आ रही है। इसी तरह ट्रेबेकुलर बोन आप देख रहे हैं, ट्रेबेकुलीज नजर आ रहे हैं आपको। अब ये कॉर्टिकल बोन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके यहाँ पर सेंटर में हिवर्शियन कैनाल है, लॉन्गिट्यूडनल है, उसमें आपकी लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह जो है ना मौजूद होते हैं। आगे मूव करते हैं हम। स्पॉन्जी बोन टिश्यू present an interlaced pattern of tissue consisting of an irregular meshwork of intercommunicating bony trabeculae. The space of meshwork contains red bone marrow. ठीक है, the spongy bone is present inside most bone where it is found to be surrounded by an outer shell of compact bone. Spongy bone आपकी inside होती है और इसके इर्द गिर्द आपकी सारी की सारी compact bone होती है। ठीक है, the spongy bone meshwork is constructed along the line of greatest pressure or stress. This structure provides great strength with least weight. अच्छा जी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन। अब ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं और किस किस रीजन में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन द बोन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। ठीक है, अब इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बोन्स को डिवाइड कर देते हैं दो बड़े ग्रुप्स में। एक हो गया जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक्सियल बोन्स, एंड द अदर इज अपेंडिकुलर बोन। अब एक्सियल बोन जो है वो लाई इन द रीजन ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। Their distribution is as under. Skull consists of 22 bones. ठीक है, एयर ऑसिकल आपको पता है राइट साइड पे 3 और 3 लेफ्ट साइड पे, टोटल आर 6 बोन्स। ठीक है, इनकस मिलियस एंड स्टेप्स ये आपके ऑसिकल्स होते हैं। हायोइड बोन जो आपकी नेक में होती है, ठीक है, वो 1 होती है, उसकी बॉडी होती है, उसके जो कॉर्नूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्टिबल कॉलम, उसमें 26 बोन्स हैं। वर्टिबल बॉडीज जो हैं लाइक आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, फिर आपके पास थोरेसिक है, फिर आपके पास लंबर है। ठीक है, ये उसके बाद आ जाती है रिब्स। रिब्स जो है राइट साइड की 12 है, लेफ्ट साइड की 12 है, टोटल इज 24 बोन्स। स्टर्नम 1 है, स्टर्नम के भी पार्ट्स हैं, मेनिब्रम स्टर्ना है, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड सीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद ये टोटल आपकी जो एक्सियल बोन है आर 80 इन नंबर। अब
दूसरा देखते हैं, अपेंडिकुलर बोन बिलोंग टू द एक्सट्रीमिटीज लाइक लिम्स. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो. अपर एक्सट्रीमिटीज राइट 32 एंड लेफ्ट इज 32. टोटल इज 64 बोन्स. ठीक है, अब इन दोनों का अगर सम अप करते हैं तो दोनों की दोनों जो ना 32 प्लस 32 आर 64 बोन्स. अब लोअर एक्सट्रीमिटीज लाइक जैसे कि लोअर लिम की बात कर रहे हैं तो राइट साइड पे 31, लेफ्ट साइड पे 31. द टोटल जो है वो क्या है, 62 बोन्स आपकी लोअर लिम की है. तो टोटल जो है ये आपके पास आ जाती है अपर लिम एंड लोअर लिम की 126. अब आप 80 और 126 प्लस 80 को प्लस करते हैं तो टोटल इज 206 बोन इन एडल्ट. द अबव गिवन फिगर शो that the total number of bone in an adult is 206, 80 axial plus 126 appendicular bone, but this is only an approximation because a number of accessory bones may also be present. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं कि सबके अंदर, कुछ लोगों के अंदर accessory bones भी present होती हैं. ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा ऑफ ये जो 206 का नंबर है वो चेंज हो जाएगा. अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं स्कल, क्लेविकल, देन स्कैपुला. क्लेविकल भी आप पढ़ चुके हैं, स्कैपुला भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ह्यूमरस, फिर रिब्स हैं, ये आपको शो हो रही है, वर्टिब्रीज, रेडियस, अल्ना, पेल्विस, कार्पल्स. ठीक है, कार्पल्स भी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है. मेटाकार्पल्स, फिलेंजेस क्या होती हैं, देन फीमर, पेटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड द लास्ट इज फिलेंजेस. ये बोन्स की एक ओवरव्यू आपको मैंने बताया है कि कौन कौन सी बोन्स हैं. ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम. अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. बेटा मैं बार बार आपको एम्फसाइज करती हूँ चीजों के ऊपर कि ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जरा आप ज्यादा फोकस कर लिया करें. अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन जो है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, द बोन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप. ठीक है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना बोन्स को हम कैटेगराइज या कैटेगोरिकली इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में. ठीक है, एक आपके पास मेम्ब्रेनस बोन है, दूसरी आपके पास कार्टिलजेनस बोन है, और तीसरी जो इसका सम अप है यानी मिक्सचर ऑफ मेम्ब्रेनस प्लस कार्टिलजेनस बोन. ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ. मैं बोन से मैंने लास्ट मैंने आपको स्किन का चैप्टर कराया था रिवाइज. आज मैं आपको बोन्स का करा रही हूँ क्योंकि बोन का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें जो है ना वो सही नहीं बनता. और मैंने अपने लेक्चर्स में भी प्रीवियस जब हमारी क्लास में होते थे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फोकस करें बोन के चैप्टर के ऊपर. अच्छा जी, मेम्ब्रेनस जो बोन्स हैं, दीज बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस. अब ये बोन्स कैसे बनेंगी? इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से. सच बोन डेवलप इन मेम्ब्रेनस शीट फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द मेसेनकाइम व्हिच इज द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब ये जो है ना मेसेनकाइम जो है वो उससे डेवलप होगा. अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती है फ्लैट बोन ऑफ द स्कल वॉल्ट, बोन ऑफ द फेस, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक एंड नेजल बोन. ठीक है, फिर आ जाती है कार्टिलजेनस बोन. These bone develop by the intracartilaginous method of osteogenesis. These bone develop in preform model of hyaline cartilage. ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज के जो मॉडल है उसके अंदर अब बोन जो है ना वो अपने आप को यानी कि वो चेंज होना शुरू होगी. बोन मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ कार्टिलेजिनस वैरायटी. ज्यादातर आपकी बॉडी में बोन्स इसी वैरायटी की हैं. अब इसमें लिम्स है, रिब्स और वर्टिब्रीज हैं. इसमें मेम्ब्रेनस में आपकी जो थी उसमें सच बोन डेवलप इन मेम्ब्रेनस शीट यानी कि मेसेनकाइम ही बोन में चेंज हो जाता है. ठीक है, अब ये जो कार्टिलेजिनस है इसमें हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो मॉडल है उसका जो है वो चेंज ओवर हो जाएगा इनटू बोनी टिश्यू में. ठीक है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन. दिस बोन डेवलप पार्शियली इन मेम्ब्रेन एंड पार्शियली इन कार्टिलेज. अब ये जो है इस तरह की बोन आधी जो डेवलप होंगी वो मेम्ब्रेनस तरीके से और आधी जो है वो कार्टिलेजिनस तरीके से. ठीक है, इसमें एग्जांपल टेम्पोरल है, स्फीनाइड बोन ऑफ द स्कल है, द मैंडिबल एंड क्लेविकल्स आर
also included in this category of bones. अच्छा जी, एक तो मैंने आपको कौन सी क्लासिफिकेशन बताई सबसे पहले, डेवलपमेंटल, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन कराने लगी हूँ वो है रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। मैं आपको बार बार अपनी क्लास में भी यही बताया था कि आप लोग जो है इसको मिक्स ना करें। अब तो काफी दफा इस चीज की रिवीजन भी हो चुकी है, तो आपको ये टिप्स पे आनी चाहिए चीजें। अच्छा जी, रीजनल क्लासिफिकेशन, द बोन ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू मेन ग्रुप अपॉन द बेसिस ऑफ द रीजनल लोकेशन. Bone of the axial skeleton. This group consists of the bone of head and trunk, which include the skull bone, ossicles of the middle ear, the rib cage, sternum and the vertebral column. ये सारी की सारी आपकी axial skeleton की bones जो है ना वो इसमें included हैं। फिर आ जाता है हमारे पास appendicular skeleton. This group include the bone of the upper and lower limb. ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास रीजनल क्लासिफिकेशन से आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप। अब एक आपने पढ़ ली डेवलपमेंट, एक आपने पढ़ ली रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। ये भी क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट बोन का जो ऑस्टियोलॉजी का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यही आगे आपको जाके हेल्प करेगा फोरेंसिक में। तो जो है इसको डिटेल में, प्लीज डिटेल में पढ़ना शुरू करें। अच्छा जी, और मैंने आपकी क्लास में भी क्लास टेस्ट भी बेतहाशा लिए। ठीक है, बोन से रिलेटेड भी बेतहाशा लिए कि अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम साइज और शेप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आ जाती है पहले नंबर पे लॉन्ग बोन्स। अ लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेफ्ट और दोज के एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्मूथ होते हैं, आर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट बनाना होता है। अब ये दे आर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लॉन्ग बोन की सब डिवीजन है टू टाइप्स में। टिपिकल लॉन्ग बोन्स, दीज बोन possess कंसिडरेबल लेंथ। ठीक है, एग्जांपल ह्यूमरस रेडियस, अल्ना ऑफ द अपर लिम्ब एंड फीमर टिबिया एंड फेबुला ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, अब एक तो टिपिकल लॉन्ग बोन, एक मिनिएचर लॉन्ग बोन्स है। ठीक है, यानी कि आपकी लॉन्ग बोन की फर्दर डिवीजन होगी लॉन्ग में, टिपिकल लॉन्ग बोन में, और जो दूसरा मिनिएचर लॉन्ग बोन में। अब जो मिनिएचर लॉन्ग बोन है, प्रिंसिपल फीचर ऑफ दीज लॉन्ग बोन इज देयर शॉर्ट लेंथ। ठीक है, अब इनका जो प्रिंसिपल फीचर है इनकी शॉर्ट लेंथ है। For example, metacarpals and phalanges of the hand and metatarsal and phalanges of the foot. ठीक हो गया, यानी कि अब आपके पास लॉन्ग बोन को डिवाइड करते हैं हम टिपिकल लॉन्ग बोन्स में, जिनकी एक कंसिडरेबल लेंथ होती है। ठीक है, और मिनिएचर लॉन्ग बोन में उनकी शॉर्ट लेंथ होती है। उनकी एग्जांपल्स भी बता दी मैंने आपको। फिर आ जाती लॉन्ग बोन के पास शॉर्ट बोन्स। दीज बोन हैव नियरली द सेम डायमेंशन इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, यानी इनकी लंबाई, इनकी चौड़ाई और इनकी जो थिकनेस है वो यूजुअली सेम है, मगर इनके जो फर्क आता है ना वो इनकी शेप इरेगुलर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अकर ओनली इन द रिस्ट कार्पल बोन्स एंड एंकल्स टार्सल बोन्स, वे ओनली लिमिटेड मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अब शॉर्ट बोन्स का मैंने बता दिया कि इनकी जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ और थिकनेस सेम है और ये इरेगुलर होती हैं, और आपको ये रिस्ट की कार्पल बोन्स में और एंकल की टार्सल बोन्स की एग्जांपल्स हैं, और इनकी मूवमेंट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लैट बोन। दे यूजुअली अकर एज थिन कर्व प्लेट्स। They serve as protective covering and provide broad surface for muscle attachment. ये आपको सब कुछ एक ही गो में बता दिया है कि थिन है, कर्व प्लेट्स हैं और प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे एक्ट करती है, और ब्रॉड सरफेस मसल के अटैचमेंट के लिए है। ठीक है, एग्जांपल में रिब्स आ गई, स्टर्नम। अब देख लें, रिब्स भी कवर कर रही है। ठीक है, थोरेसिक केज बनाती है, स्टर्नम उसके फ्रंट पे आके अटैचमेंट रिब्स की और स्टर्नम की आपस में एक जॉइंट बना देती है। फिर स्कैपुला है, फिर बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट है, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्टिव जो है वो एक कवरिंग देता है। A flat bone consists of two layer of compact bone between which is sandwiched a thin layer of spongy bone. अब ये भी आप जो पिक्चर है उसमें देखें कि सैंडविच की तरह है कि कॉम्पैक्ट बोन जो है ना वो डिस्टली है या लेटरल साइड्स पे, और दरमियान में जो है ना स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सैंडविच है। इन द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल, द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड टेबल। ठीक है, अब इनको किनको टेबल कह रहे हैं? फ्लैट बोन ऑफ द स्कल में जो आउटर और इनर लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन है उसको हम टेबल कह रहे होते हैं। व्हाइल द स्पॉन्जी बोन बिटवीन देम इज कॉल्ड डिप्लोई व्हिच कंटेन रेड बोन मैरो इन लाइफ। ठीक है, ये डिप्लोई का भी आपको जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू रिलेटेड, टेबल्स भी पूछे जाते हैं वाइवा से रिलेटेड। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं।
जो मैं आपको अपने लेक्चर में बार बार बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं उससे रिलेटेड, और कौन से वाइवा क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, ये आपको लॉन्ग बोन ह्यूमरस नजर आ रही है, शॉर्ट बोन जिसका लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी थिकनेस जो है ना वो सेम थी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास इरेगुलर बोन, फिर हमारे पास फ्लैट बोन ऑफ स्कल वॉल्ट है जिसमें आपके टेबल से आउटर और इनर और उसके दरमियान जो था, जो था आपकी स्पॉन्जी बोन थी जिसने ये पूरी की पूरी सैंडविच बनाया हुआ था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे आपकी बोन है फीमर, टिबिया एंड फेबुला, और ये पटेला है। अच्छा जी, irregular bone, they have an irregular shape with several processes. They are composed of spongy bone containing red marrow covered by compact bone. अब इसमें कौन कौन सी irregular bone है? हिप बोन्स है, वर्टिब्रीज है, बोन ऑफ द बेस ऑफ स्कल आ गया, ठीक है, स्फीनोइड, टेम्पोरल, मेस्टोइड एटसेट्रा, ये सारे के सारे बेस ऑफ द स्कल में आपको ये सारी बोन्स मिलती हैं। एंड बोन ऑफ द फेस जस्ट लाइक मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक एटसेट्रा, ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं इरेगुलर बोन की, जिसका बताया है कि इसकी शक्ल जो है वो इरेगुलर है, सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, और ये बनी होती है, कंपोजिशन इसकी है स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर रेड मैरो होता है, और इसका इसकी कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की, ठीक है ना। फिर आ जाता है इरेगुलर बोन के बाद न्यूमेटिक बोन्स। सब बोन ऑफ द स्कल कंटेन एयर फिल्ड कैविटीज। अब स्कल के पास कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिसमें आपकी एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, उसको हम एयर साइनसेस कहते हैं या एयर सेल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैक्सिला, एथमोइड, मेस्टोइड बोन्स, ठीक है, ये साइनसेस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज कैविटी मेक द स्कल लाइटर एंड गिव रेजोनेंस टू द वॉइस। अब ये जो ना स्कल को एक तो लाइट करेगी, ठीक है, और रेजोनेंस आपकी वॉइस को देगी, बट द एयर साइनसेस आर आल्सो फेवरेट साइट ऑफ इन्फेक्शन। और यही जो साइनसेस की साइट्स है ये बहुत फेवरेट साइट होती है इन्फेक्शन जो है होने की। अच्छा जी, बेटा टेलिस बोन आपकी जो ना फुट में होती है, ठीक है, इट्स इन द जो है, हाँ, आपके फुट की बोन है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी साथ साथ ही देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब हम थे सेसेमोइड बोन पे, ठीक है। सेसेमोइड बोन इज अ बोनी नोड्यूल embedded within a tendon or a muscle। या तो वो टेंडन के अंदर एम्बेड होगा या मसल के अंदर होगा, ठीक है। सेसेमोइड बोन्स आर सो नेम बिकॉज द स्मॉलेस्ट वन रिजेंबल द सीड ऑफ द सीसेम, प्लांट के तरह वो रिजेंबल करता है, इसलिए उसका नाम ये दिया है। द नंबर इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज दे अकर रेगुलरली इन सम लोकेशन। इसका नंबर इसलिए फिक्स नहीं है कि कहीं तो रेगुलर मौजूद है, ठीक है, और जो है और कुछ में नहीं मौजूद भी होती है, ठीक है। Their number is not fixed because they occur regularly in some location and with variable frequency in location. The sesamoid bones generally act as pulleys, providing a smooth surface for tendon to slide over. ठीक है? And thus enhance the tendon ability to transfer muscular force. In some location, the sesamoid bone serves to protect the tendon from trauma, which may result from repetitive friction or continuous pressure. अब इसमें एग्जांपल है द पटेला और नी कैप इज द लार्जेस्ट सेसेमोइड। अभी जो पटेला है या नी कैप है ये बहुत बड़ी सेसेमोइड बोन है, ठीक है, और ये एम्बेड होती है टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप फेमरस मसल एज इट क्रॉस द नी जॉइंट। अभी मैं इसकी पिक्चर पहले भी आपको दिखाई है, आप दोबारा से देख लें, ये देख लें, ये देख लें, आपको नजर आ रहे हैं ऊपर फीमर है, फीमर का लोअर एंड है, टिबिया फेबुला का जो है ना आपको प्रोक्सिमल एंड्स नजर आ रहे हैं, और ये नी ज्वाइंट बना रहा है, और इस पे आप देख रहे हैं कि ये जो टेंडन है क्वाड्रिसेप फेमरस का, और वो जाके आपकी टिबियल टिब्रोसिटी पे अटैच होता है, और इसके दरमियान में आपको पटेला जो बोन है वो टेंडन में एम्बेडेड नजर आ रही है, ठीक है, इरेगुलर बोन है, ठीक है। अच्छा जी, इन द हैंड द सेसेमोइड बोन इज प्रेजेंट इन द टेंडन ऑफ द अडक्टर पॉलिसिस। अब हैंड के अंदर भी सेसेमोइड बोन आपको मिलती है, अडक्टर पॉलिसिस। अडक्टर पॉलिसिस आपका पता है, पॉलिसिस किसको कहते हैं, थंब को कहते हैं, उसके टेंडन के अंदर। एंड अनदर इन द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, दोनों ही आपके पॉलिसिस के अंदर है, एक अडक्टर पॉलिसिस है, दूसरा आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। इन द फुट ईच ऑफ द टू टेंडन
ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस कंटेन अ सिस्टमर्ड बोन। ठीक है, फुट के अंदर आपके पास इस वाले टेंडन के अंदर जिसका नाम मैंने बताया है, इन द फुट ईच ऑफ द टू टेंडन ऑफ इंसर्शन फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस के टेंडन के अंदर आपको ये बोन मिलेगी। आगे चलते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, ये आपको फुट का जो है ना प्रेशर फ्रॉम शू, ठीक है, इंजर्ड फाइब्रस कनेक्शन, ये आपको फुट की बोन्स को बेसिक आपको मैंने फुट की बोन्स दिखाने के लिए पिक्चर यहाँ पर शो की है। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं। फिर हीटरोट्रॉपिक बोन्स समटाइम एक्सेसरी बोन डेवलप इन मसल और अदर सॉफ्ट टिश्यू। कभी कभार एक्सेसरी बोन्स डेवलप हो जाती है मसल्स में या टिश्यूज में, उनको हम ये हीटरोट्रॉपिक बोन्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आर द राइडर बोन्स विच डेवलप इन द अडक्टर मसल ऑफ द हॉर्स राइडर, यानी जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके अडक्टर मसल में, ठीक है, ये वाली बोन डेवलप हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइडर्स बोन एक तो आपका एमसीक्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वाइवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास gross anatomy of an adult typical long bone. A typical long bone consists of a regularly cylindrical shaft. ठीक है, अब लॉन्ग बोन पे आपने चूंकि बोन्स को स्टडी कर लिया, आपको पता है उसकी शैफ्ट होती है और एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। शैफ्ट जो है लॉन्ग बोन की, उसको द शैफ्ट आल्सो कॉल्ड डायफिसिस। एज यू ऑल नो, मैंने बहुत दफा बताया कि आपने अगर आपको कोई डायफिसिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और आप लॉस्ट हो जाते हैं, तो प्लीज 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 आप शैफ्ट को साथ साथ डायफिसिस के नाम से बुलाना शुरू करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शैफ्ट तो आप डायफिसिस कहा करें, ताकि आपको ये जो ना टिप्स भी हो जाए और फिर कोई भी आपसे डायफिसिस के बारे में पूछे तो आप लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो आपको पता है कि लॉन्ग बोन है, उसकी शैफ्ट उसको डायफिसिस कहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ हॉलो सिलेंडर। द सेंट्रल कैविटी ऑफ द सिलेंड्रिकल शैफ्ट इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। अब अंदर जो है ना सिलेंड्रिकल कैविटी जो है ना, उसमें मेडुलरी कैविटी है। सही है, द वॉल ऑफ द सिलेंडर आर कंपोज मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ द शैफ्ट। अब आपको पता है अभी जो सिलेंडर की वॉल है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी है, ठीक है, उसको शैफ्ट का कॉर्टेक्स कहते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो बोन की अपनी भी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। अब एक मैंने आपको बात बताई कि लॉन्ग बोन की शैफ्ट का नाम है डायफिसिस, ठीक है, और वो जो ना हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, उसकी सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी, और जो वॉल्स है ना सिलेंडर के वो कॉम्पैक्ट बोन से बने हुए, ठीक है, उसको कॉर्टेक्स ऑफ द शैफ्ट भी कहते हैं। और आपको पेरियोस्टियम के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया था कि आउटर कवरिंग जो है बोन की, उसको कवर्ड किया होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, द पेरियोस्टियम इज अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, इट कंटेन ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। पेरियोस्टियम आल्सो लॉजेस ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल्स। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बोन की डिवीजन एक मैट्रिक्स है और सेल है, और जो सेल्स है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। अब ये जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स है, ऑस्टियोप्रोजेनेटर जो सेल्स है ना, ये पेरियोस्टियम में भी पड़े होते हैं कि वहां से भी रिपेयरिंग हो रही होती है, और उसके अलावा जब ग्रोथ हो रही होती है तो वहां से ग्रोथ भी हो रही होती है। ठीक है, यानी कि जो ब्रेथनेस जो क्या कहते हैं, एक तो आपकी जो विड्थ है बोन की, ठीक है, उसने भी ग्रो करना है, एक लेंथ बोन की जो लेंथ है उसने भी लेंथ वाइज ग्रो करना है, एक विड्थ वाइज भी आपकी बोन ने ग्रो करना है। तो जो विड्थ वाइज आपकी बोन ग्रो करेगी वो इस तरह ग्रो करेगी, जो पेरियोस्टियम में ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल्स हैं वो बोन को फॉर्म करेंगे और विड्थ वाइज जो है ना आपकी बोन ग्रो करेगी। Periosteum also lodges osteoprogenitor cells which have the potential to transform into the bone forming cell called osteoblast. ठीक हो गया। The medullary cavity is a hollow space that run through the length of the diaphysis की पूरी length में run करती है। It contain yellow bone marrow which is composed of blood vessel and fat cell. अब आपकी जो medullary cavity उसमें yellow bone marrow होता है, उसमें जो है ना mainly blood vessels और fat होता है, और अंदर से ये लाइन होती है एंडोस्टियम से। अब ये जो है एंडोस्टियम जो है ना कनेक्टिव टिश्यू ही लेयर है, और इसके अंदर भी ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल्स मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट द शैफ्ट डायफिसिस डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है ना, अब जैसे बोन की डेवलपमेंट होगी तो जो शैफ्ट जिसको हम उसका दूसरा नाम है डायफिसिस, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान जो डायफिसिस या शैफ्ट है वो डेवलप कहाँ से हो रही है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से।
अच्छा जी। एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन, एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन कंसिस्ट मेनली ऑफ स्पॉन्जी बोन। ठीक है, अब लॉन्ग बोन के जो एंड्स हैं वो मेनली स्पॉन्जी बोन है, विच इज कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से वो कवर्ड है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय द रेड बोन मैरो। ठीक है, द बोन एंड यूजुअली बट नॉट ऑलवेज बेयर स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेस। मोस्टली जो है ना वो स्मूथ होती है मगर हमेशा नहीं होते उसके आर्टिकुलर सर्फेस स्मूथ टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट। अब ये स्मूथनेस आर्टिकुलर सर्फेसिस की इसलिए क्योंकि उसने ज्वाइंट बनाना होता है, इस वजह से दूसरी बोन के साथ। इन लाइफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस आर कवर्ड बाय लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। और यही आर्टिकुलर सर्फेस जब जो है ना ये यानी कि लॉन्ग बोन के जो एंड्स हैं उनकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो यूजुअली स्मूथ होते हैं और वहाँ एक लेयर होती है हाईलाइन कार्टिलेज की। ठीक है, उसको उसका अदर नेम जो हाईलाइन कार्टिलेज का हम इस जगह पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं क्योंकि उसने दूसरी बोन के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाना होता है। ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट द बोन्स एंड डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब देखिए जो डायफिसिस है वो डेवलप होगी प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से, और जो एंड ऑफ जो लॉन्ग बोन के एंड्स हैं वो डेवलप होंगे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से। मैं रिपीट करती हूँ, ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट द बोन एंड्स डेवलप। जब बोन की डेवलपमेंट हो रही है जो बोन के एंड्स है वो डेवलप होते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से। अब आप ये देख लें, अब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज इज ऑल्सो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पे ये स्मूथ सरफेस है वहां पर ये कवर हुआ हुआ है। फिर आपको स्पॉन्जी बोन नजर आ रही है। ठीक है, फिर आपको एपिफिजियल लाइन नजर आ रही है। एपिफिजियल लाइन, उसके बाद आपको एपिफिजियल लाइन के बारे में मैंने आपको डिटेल से क्लास में पढ़ाया हुआ है। फिर रेड बोन मैरो कहाँ है, फिर एंड ऑस्टियम क्या है, फिर कॉम्पैक्ट बोन अभी अभी हम लोगों ने सब रीड किया है, मेडुलरी कैविटी, रेड येलो बोन मैरो, पेरियोस्टियम, यूट्रेंट आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पर है। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिए, प्रॉक्सिमल एपिफिसिस है, मेटाफिसिस है, ठीक है, डायफिसिस है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, epiphysis, any part of a bone which is formed from a secondary center of ossification is known as epiphysis. मैंने आपको पहली कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डायफिसिस हम शैफ्ट को कह रहे हैं, एपिफिसिस हम एंड्स को कह रहे हैं। कोई सा भी पार्ट बोन का जो कि फॉर्म ऑफ ऑसिफिकेशन से उसको हम कहते हैं एपिफिसिस। ठीक है, एपिफिसिस में ये जो टाइप्स हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट आपका वही थ्योरेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो है जो वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर एपिफिसिस क्या है, ट्रैक्शन एपिफिसिस क्या है, एटाविस्टिक एपिफिसिस एंड एबरेंट एपिफिसिस क्या होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी डायग्राम्स भी मैंने आपको क्लास में भी दिखाई थी प्रेशर एपिफिसिस की। ठीक है, हेड ऑफ फीमर है, फिर ट्रैक्शन एपिफिसिस आपको जो ट्रुकेंटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, ग्रेटर लेसर ट्रुकेंटर ऑफ फीमर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको एबरेंट एपिफिसिस जो है ना फर्स्ट मेटर कार्पल पे नजर आ रहा है। फिर आपके पास ये जो आप बच्चे पूछे थे टेलिस कहाँ पर, ये टेलिस की आप जो है ना पिक्चर देख लें और नेटर कैटलिस खोलें और उसमें आप जो है ना फुट का पेज निकालें, उस पर आपको टेलिस और बोन्स जो है ना फुट की नजर आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो टेलिस रिलेटेड और जितनी भी बोन्स है मेटा टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, ये हम लोअर लिम्ब में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी। नेविकुलर है, फिर टार्सल है, ठीक है, क्यूबॉइड है, यूनिफॉर्म है, ये सारी हम जो है डिटेल में लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए पता होनी चाहिए कि कौन सी रेगुलर है, कौन सी इरेगुलर है, कौन सी सेसमोइड है, कौन सी हिटोट्रोपिक बोन्स है, कौन सी लॉन्ग है। ठीक है, उसमें जिसमें टेलिस की एग्जाम्पल है वो आप यहाँ से देख लें। एटाविस्टिक एपिफिसिस जो है वो सी ट्यूबरकल ऑफ टेलिस, ठीक है, और कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये दोनों इससे होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो मैंने दोबारा से कोशिश की है कि
मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। एक मिनट में। बेटा एसेसरी बोन्स है ना, सेसमोइड बोन्स को उस तरह आप इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना, इस वजह से उनका नंबर भी उस तरह काउंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है, अब ये बेटा डिस्कनेक्ट हो रहा है तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। और क्या क्वेश्चन है आपका जी। असेसरी बोन्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल पीपल, ठीक है, ये डिपेंड करता है। असेसरी बोन्स आपको जो है जब कोई पैथोलॉजी या वैसी आप लोग मेडिकल चेकअप के लिए कराते हैं तो उसमें जो है ना वो कुछ लोगों की शो होती हैं असेसरी बोन्स, ठीक है, वो उनका कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। अच्छा, बिकॉज बेटा तीत जो है ना वो आपके बोन्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। उनकी जो कॉम्पोजिशन है ना वो चेंज है आपकी बोन से। जी, तीत आपके इंक्लूड नहीं होते बोन काउंट में, ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशन चेंज है। जी, तीत बोन्स नहीं होते। अच्छा बेटा, मैं आपको रूल ऑफ ऑसिफिकेशन, ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस बता देती हूँ, वेट करें। जी बिल्कुल, उनकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। जी, अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको ऑसिफिकेशन, ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस बता दूं। आई एम ट्राइंग। अच्छा जी, अब आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे पास कल का भी दिन है, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे कल। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। बोन डेवलप थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस। आपकी बोन्स की डेवलपमेंट जो होती है ऑस्टियोजेनेसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। ऑसिफिकेशन भी उसका दूसरा नाम है। ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन एक ही बात है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस, द इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइम, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं मेसेनकाइम, फॉर्म लेयर और मेम्ब्रेन्स विद इन विच बोन फॉर्मिंग सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट lay down unmineralized bone matrix called osteid, ठीक है। Osteid quickly become mineralized by the deposition of calcium phosphate crystal. The mineralization calcification of the osteid occurs under the influence of an enzyme called alkaline phosphatase, ठीक है, which is also secreted by osteoblast। ही enzyme को secrete करते हैं और इस तरह mineralization हो जाती है आपके उस osteid के अंदर, osteoid के अंदर, ठीक है। ये जो ऑस्टियोइड है इसमें एंजाइम के थ्रू ही आपकी मिनरलाइजेशन हो रही है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है एम्ब्रियोनिक, जिसको मेसेनकाइम कहते हैं, ठीक है, फॉर्म लेयर और मेम्ब्रेन विद इन विच बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं अनमिनरलाइज फॉर्म की सूरत में, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड जो है ना क्विकली मिनरलाइज हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल से, और ये मिनरलाइजेशन किसके थ्रू हो रही है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है ना वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग ब्रेन, ठीक है। बोन्स ऑफ द फेस एंड क्लेविकल, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। अब आप ये देख लें, आपको ये वाली इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन मेसेनकाइम सेल्स है, ठीक है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट आना शुरू हो गए, ऑसिफिकेशन सेंटर बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जब आ गए तो ये आपकी बोन फॉर्मिंग सेल्स हो गए, बोन्स बनना शुरू हो गए। इंट्राकार्टिलेजिनस एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टियोजेनेसिस, अ मिनिएचर कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द बोन इज फर्स्ट फॉर्म। ये भी मैंने आपको पहले कई दफा बताया कि सबसे पहले आपका जो ना मॉडल बनेगा जो कि आपका हाइलैंड कार्टिलेज से बनेगा।
In the model of the hyaline cartilage, the bone formation begin in the center of the model. अब bone जो बनने का process है वो model के center से होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूरे सर्कुलर मैनर में जो है ना वो उस पूरे कार्टिलेज को चेंज करके बोन बना देगा, ठीक है। आई रिपीट, a miniature cartilaginous model of bone is first formed. सबसे पहले मॉडल बनेगा और मॉडल जो हाइलाइन कार्टिलेज है, बोन फॉर्मेशन बिगिन इन द सेंटर ऑफ द मॉडल से आपके जो हाइलाइन कार्टिलेज है वहां से आपकी बोन स्टार्ट होगी बनना, जिसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कहते हैं। लेटर ऑन वन और मोर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद जो है ना बाद में एक या एक से ज्यादा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपेयर इन द बोन एंड। पहले आपका सबसे पहले जो आपकी प्राइमरी सेंटर है वो डायफिसिस या शैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन में बनेगा सेंटर में। अब जब ये प्राइमरी सेंटर बन जाएगा तो इसके बनने के बाद आपके सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपेयर होंगे बोन के एंड्स में, चाहे वो 1 इन नंबर हो चाहे वो मोर देन 1 इन नंबर हो। However, it is important to note that the secondary center of ossification do not appear simultaneously, यानी कि वो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे एंड्स पे, ठीक है ना। जो पहला आएगा वो आखिर में फ्यूज होगा और जो आखिर में आएगा वो पहले फ्यूज हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। Do not appear simultaneously. The secondary center in one end, upper or lower, appear first, while the secondary center or center in the other end appear a few months or a few years later. यानी कि जो पहले अगर अपर एंड पे आ गया है ना तो जो सेकंड है ना वो उसके कुछ महीनों या सालों बाद अपेयर होगा। In the endochondral osteogenesis, the hyaline cartilage is not converted into bone but is completely replaced by bone. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाई क्वेश्चन है कि आपका जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, नहीं, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बोन, वो कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि बोन उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। ये एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है, ये आपके बुक में भी इसकी पिक्चर है। अच्छा जी, अब ये देख लें बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। व्हेन अ बेबी इज बोर्न, बोन फॉर्मेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट, ठीक है। इन इंट्रामेम्ब्रेनस बोन देयर इज स्टिल कंसिडरेबल मेम्ब्रेन लेफ्ट अराउंड ईच बोन सो दैट द स्कल कैन कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि जब बेबी बोर्न हो गया है तो बोन की फॉर्मेशन जो ना अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इंट्रामेम्ब्रेनस बोन में अभी भी कुछ मेम्ब्रेन जो है ना लेफ्ट हो जाती है ताकि स्कल को ग्रो कराए। अगर तो पहले से ही वहां पर फुली फॉर्म्ड स्कल बन जाएगा तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो जो है वो स्कल की वॉल्ट की या स्कल की जो बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन में स्टिल जो है ना कोई मेम्ब्रेन का पोर्शन लेफ्ट हो जाता है ताकि वो बोन वो स्कल को ग्रो कराने में हेल्प आउट करे। एंडोकॉन्ड्रियल बोन स्टिल रिमेन सम कार्टिलेज। इसी तरह चूंकि बेबी ने बड़े होना है तो लेंथ में भी और विड्थ में भी, तो इसी तरह जो है कार्टिलेज का भी कुछ पोर्शन जो है ना वो वहाँ रिटेन हो जाता है। वो भी जैसे बोन जो है सेंटर प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर में स्टार्ट होती है और कार्टिलेज को वो जो है रिप्लेस करती है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे वो आपका जो कार्टिलेज है वो रह जाता है क्योंकि उसने बोन को लेंथ वाइज ग्रो कराना है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि एपिफिशियल कार्टिलेज होता है, इसको ग्रोथ प्लेट कहते हैं, और ये आपको एक्सरे में एपिफिशियल लाइन के तौर पे शो होता है। और जब फुली एडल्ट की जो है वो बोन की जो ग्रोथ अटेन हो जाती है तो फिर वो एपिफिशियल जो प्लेट थी, ठीक है, वो फिर आपको एपिफिशियल लाइन के तौर पे जो है ना नजर आएगी। इसका मतलब है कि फुली जो है ना ये ग्रोथ हो चुकी है। एंडोकॉन्ड्रियल बोन स्टिल रिमेन स्टिल रिटेन सम कार्टिलेज टू बी पर्टिकुलरली मेंशन इज अ कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है, दैट रिमेन बिटवीन द बोनी डायफिसिस एंड ईच एपिफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। ये भी बेटा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर दोबारा से दिखा देती हूँ, वो दूसरी वाली स्लाइड में थी हमारे पास। चलें पहले इसको रीड कर लें। जी, अब जो एंडोकॉन्ड्रियल बोन्स हैं वो उनके पास भी जैसे मीजेनकाइमल जो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन थी उसमें मीजेनकाइम था, इसी तरह एंडोकॉन्ड्रियल बोन्स में भी कार्टिलेज जो है वो रिटेन करता है, ठीक है। वो एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान जो है ना एक प्लेट होती है, उनके दरमियान है एपिफिसिस एंड डायफिसिस के दरमियान, उसको हम एपिफिशियल कार्टिलेज या ग्रोथ प्लेट कहते हैं। सम कार्टिलेज आल्सो रिमेन एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन एंड। कुछ कार्टिलेज
आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द लॉन्ग बोन एंड पे रहता है. द एपिफिजियल कार्टिलेज कंटिन्यू टू ग्रो एंड न्यू बोन इज एक्टिवली फॉर्म्ड एट द डायफिजियल एंड ऑफ द ग्रोथ प्लेट के. ठीक है. इन दिस विद द बोन कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड ऑफ द पर्सन. ये सब मैंने आपको पहले अपने इसी में अभी बता दिया है. ठीक है. इसको रीड करने से पहले इस लाइन को मैंने आपको पहले बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है. द ऑस्टियोब्लास्ट इन द इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम. अब पेरियोस्टियम की इनर लेयर में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, वो भी बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. So that the bone grow in diameter as well. As the bone diameter increases, bone tissue is removed from inside. अब जैसे जैसे बोन का डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बोन का जो टिश्यू आपका इनसाइड जो है ना मिडल में, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है. और कौन से बोन रिजॉर्बिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट उसको वहां से जो है ना खत्म कर देंगे सेंटर में मेडुलरी कैविटी में. ठीक है. As adulthood arrive, the epiphyseal cartilage of bone stop growing. जैसे जैसे एक certain age आ जाएगी तो आपका जो epiphyseal cartilage है bones पे वो stop कर देगा grow करना, फिर वो narrow हो जाएगा और finally disappear हो जाएगा. और फिर फाइनली क्या होगा कि आपका एपिफिसिस फ्यूज कर जाएगा डायफिसिस के साथ और इस तरह आपका क्लोजर ऑफ द एपिफिसिस हो जाएगा. ये बोन ग्रोथ है. अब आप यहाँ ये आपको नजर भी आ रही है एपिफिसियल प्लेट, ये देख सकते हैं आप, डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान है. और मैंने कहा था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज भी आपको एंड्स पे रहेगा. ठीक है. अब आगे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन मैंने बताया था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन शैफ्ट या डायफिसिस के अंदर होते हैं. ठीक है. वहीं से आपकी बोन डेवलपमेंट होती है. और सेकेंडरी सेंटर्स जो है ना वो एंड्स पे होते हैं. Primary center of ossification start at the central part of the cartilaginous model. Portion of bone developed from this primary center of ossification is called the diaphysis. This normally appear before birth. यानी कि आपका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है और ये फेवरेट क्वेश्चन होता है और वो पूछते हैं कि ये बिफोर बर्थ आएगा कि आफ्टर बर्थ आएगा. मगर आपको याद होना चाहिए कि जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है वो आपका बर्थ से पहले ही डेवलप होता है. ठीक है. अपेयर हो जाता है. सॉरी. अच्छा, जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है दिस अपेयर एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन यूजुअली आफ्टर बर्थ. ठीक है. अब फर्स्ट जो है वो अगर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन लोअर या अपर एंड पे अपेयर हुआ है तो जो सेकेंडरी सेंटर उसके ऑपोजिट साइड पे अपेयर होगा वो कुछ महीनों या मंथ्स या ईयर्स के बाद अपेयर होगा. दिस पोर्शन द पोर्शन ऑफ दिस बोन डेवलप इज कॉल्ड एपिफिसिस. ठीक है. लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. Law of ossification, epiphysis that ossify first, fuse diaphysis last. जो epiphysis ossify करेगा first, fuse diaphysis last. The epiphysis that ossify last, fuse first except the lower end of fibula. ठीक है. ये रूल जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो पहले अपेयर होगा जो आपका पहले अपेयर होगा, ठीक है ना, एपिफिसिस, वो सबसे लास्ट में जाके फ्यूज करेगा और जो बाद में अपेयर होगा वो पहले फ्यूज करेगा. आई होप आपको ये समझ आ गया हो. अच्छा, ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन इज फाउंड एट द एरिया ऑफ एपिफिसिस. अभी ग्रोइंग एंड ऑफ बोन जो है आपको कहाँ मिलेंगे? एपिफिसिस के. ठीक है. वहां पर दैट अपेयर फर्स्ट फ्यूजेस लास्ट. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द न्यूट्रेंट आर्टरी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड से हमेशा न्यूट्रेंट आर्टरी अवे होती है. ठीक है. अच्छा जी. इन लॉन्ग बोन ग्रोइंग एंड फ्यूज विद द शैफ्ट एट अबाउट 20 years. Rule of ossification. According to this rule, that end of long bone which develop from the first appearing secondary center of ossification fuse with the diaphysis later than the other epiphysis. ठीक है. जो जिस बच्चे ने मुझे कहा था कि ये समझा दें, तो बेटा जो पहले अपेयर होगा ना आपका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वो सबसे लास्ट में जाके फ्यूज करेगा और जो लास्ट में अपेयर होगा ना यानी कि कुछ मंथ्स और ईयर्स के बाद वो सबसे पहले फ्यूज होगा. ठीक है. उसके बाद आ जाता है ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस. According to this hypothesis, one of the two bones end of a growing long bone grow for a longer period than the other end
and therefore it is called the growing end of the bone. Generally, the growing end of a long bone is that end of the bone which ossify from that secondary center of ossification which appeared first. ठीक है? This the rule of ossification states that the epiphysis that develop from the first appearing secondary center of ossification is the last to join the diaphysis. ये ही मैं आपको पहले इसको बता चुकी हूँ. जो पहले पेयर होगा वो लास्ट में, और जो लास्ट वाला है कुछ मंथ्स या ईयर्स के बाद अपेयर होगा वो सबसे पहले फ्यूज होगा. अब रूल ऑफ ऑसिफिकेशन बता चुकी हूं मैं आपको. अब न्यूटन फॉर्मूला क्या है? Due to the difference in the growth rate of the two ends of a long bone, the Newton foramen of these bone are always directed away from the growing ends. हमेशा away directed away होते हैं. Example, in the upper limb, the upper end of the humerus and the lower end of the ulna are the growing end. अब humerus का upper end जो है वो grow कर रहा होता है और lower end of the ulna का lower end grow कर रहा होता है. ठीक है, एक certain point पे आपकी growth ज्यादा हो रही होती है. ठीक है, अब इनकी इन डायरेक्शन से अवे होते हैं इनके Newton foramens. Thus, the Newton foramen of the humerus run in a downward direction, while the Newton foramen of the radius and ulna ये run करते हैं upward. In the lower limb, the upper end of the tibia and lower end of the femur are the growing ends. ठीक है, उसमें आपके जो growing ends कौन से हैं? टिबिया का upper end है, ठीक है, और femur का lower end है. Thus, the Newton foramen of the femur run in an upward, while that of the tibia run downward. ठीक है. From the knee I flee towards the elbow I go. ये आप याद कर लें तो आपको याद रहेगा. ब्लड सप्लाई बोन, ब्लड सप्लाई लॉन्ग बोन जो है वो जो है आपकी आर्टीरियल सप्लाई है, जिसमें न्यूट्रन, डायफिजियल आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरी, एपिफिजियल आर्टरी एंड पेरियोस्टल आर्टरीज आ जाती हैं. ठीक है. वीनस ड्रेनेज में आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स कर लेनी है. ब्लड सप्लाई बेटा बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. ठीक है. अब हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लें. ठीक है. और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ये आपने इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेने. ओके, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह कल आपसे फिर से जो है रिवीजन क्लास में मुलाकात होगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज.